अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। ईरान एक ऐसा इस्लामी मुल्क है जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि मुख्तलिफ प्रॉक्सीज के जरिए खत्ते में हालात खराब करने में मुलव्वस है। यह दावा हकीकत में इसलिए भी बदल रहा है कि एक तरफ ईरान के इराक, शाम और तुर्की से हालात कशीदा है, तो दूसरी जानिब अफगानिस्तान के साथ भी उसकी झड़पें मामूल बन चुकी हैं। रेड सी में बहरी बेड़ों पर हमले और फ़लस्तीन और इसराइली जंग के दौरान ईरानी हुकूमत की जानिब से एक के बाद एक सख्त बयानात ने भी पूरी दुनिया में उसका इमेज मशकूक बनाया हुआ है। ईरान पर 2016 से आलमी नौइयत की इक्तसादी और माशी पाबंदियां हैं। इसी वजह से ख्याल किया जाता है कि वो जानबूझकर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर प्रॉक्सी वॉर छेड़कर फ़वायद हासिल कर रहा है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसके ईरान के साथ देरियाना और बरादराना ताल्लुकात थे। सख्त पाबंदियों के बावजूद भी पाकिस्तान ने बरादर इस्लामी मुल्क को सहारा दिए रखा, लेकिन इसका फल ईरान ने गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान की सरहदों की खिलाफ वर्जी करके और बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों में मिसाइल दाग कर दिया है। हमले के बाद का ईरानी रवैया इंतहाई मायूस कुन था। चाहिए तो यह था कि इस हमले के बाद ईरान आग पर पानी डालने की कोशिश करता और पाकिस्तान की खुदमुख्तारी पायमाल करने पर माफ़ी मांगता, लेकिन ईरानी हुक्काम ने इस हमले की बढ़ चढ़कर तशहीर की। पाकिस्तान की बारहा सिफारती कोशिशों के बावजूद भी ईरानी रवैया सर्द रहा। सूरत हाल में यह मुमकिन नहीं था कि पाकिस्तान इस हमले पर खामोश रहता और सिर्फ ज़ुबानी कलामी एहतजाज पर इक्तफा करता। पाक अफवाज पर अंदरूनी तौर पर इस बुज़दिलाना हमले का भरपूर जवाब देने का दबाव भी था, जिसके बाद वही हुआ जिसका अंदाज़ा ईरानी हमले के फौरी बाद पूरी दुनिया की जानिब से लगाया जा रहा था। पाकिस्तान ने अपनी सालमियत को चैलेंज करने का भरपूर जवाब दिया है। पाकिस्तान ने ईरान की जानिब से अपनी फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी के 48 घंटे से भी कम वक्त के अंदर आज अलसुबह ईरानी सूबे सिस्तान और बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला किया, जिसमें 9 से ज़ायद BLA और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के एहलकार मारे गए हैं। मर्ख बर सरमचार के नाम से खुफिया इत्तलात पर मबनी इस ऑपरेशन में पाक अफवाज ने इंतहाई महारत से टारगेट को निशाना बनाया और किसी भी कोलेटरल डैमेज से इज्तनाब किया है। इस ऑपरेशन की तस्दीक पहले वजारत खारजा ने एक प्रेस रिलीज और बाद में तर्जुमान दफ्तर खारजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान की। मुमताज़ ज़ारा बलोच क्या कह रही थी, सबसे पहले उसकी झलक आपके सामने रखता है। The successful execution of this highly complex operation is also a testimony to the professionalism of the armed forces of Pakistan. Pakistan fully respects the sovereignty and territorial integrity of the Islamic Republic of Iran. The sole objective of today's act was in pursuit of Pakistan's own security and national interest, which is paramount and cannot be compromised. वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से दौरा डेवोस मुख्तसर किया गया है। आज रात वो वापस पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। कल कौमी सलामती कमेटी का इंतहाई अहस बुला लिया गया इस सारे मामले के ऊपर। अब ये मामला डी एस्केलेशन की तरफ बढ़ेगा या एस्केलेशन होगी, कशीदगी में इजाफा होगा, इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहेगा कि ईरान की तरफ से जो स्ट्राइक्स हुई, पाकिस्तान ने ये स्ट्राइक्स करके अलसुब बड़ा बेफिटिंग मैनर में रिस्पॉन्स दे दिया है। अब कल इंतहाई अहम कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया है। इन हालात में कौमी सलामती कमेटी इजलास किस कदर अहम है, किस कदर अहमियत का हामिल है डॉक्टर साहब? देखिए, ये इजलास बहुत अहम है क्योंकि इस इजलास में आपने फैसला करना है कि किस हद तक पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती के मफाद के लिए आगे जाएगा, पहली बात। दूसरी बात यह कि ज़ाहिर है आपने आइंदा के लिए एक लाहे अमल भी तय करना है और कौम को भी आगाह करना है कि इस वक्त आपके क्या हक़ाइक़ हैं। सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की आज की जो कार्रवाई है ये दर हकीकत जो है दहशतगर्द ठिकानों के खिलाफ थी और पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जो मुहिम जोई है उसकी बुनियाद पे की गई। ये ईरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं थी, लेकिन जाहिर है आप इस बात की इजाज़त नहीं दे सकते कि ईरान के अंदर जो अनगवर्नड एरियाज हैं, यानी वो इलाके जो एक पनाहगाह बन चुके हैं दहशतगर्दों के लिए, वो जारी रहते और पाकिस्तान के अवाम की जान और माल के लिए एक खतरा बनते। यही वजह है कि पाकिस्तान को मजबूरन आज जो है ये कार्रवाई करनी पड़ी। लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि आइंदा जो भी दहशतगर्दी के मामलात हैं उसके लिए हम एक मुश्तरका लाहे अमल तय करेंगे पाकिस्तान और ईरान के। देखिए, पाकिस्तान के जवाबी हमले के बाद ईरान के रिस्पॉन्स को आप किस तरह से देख रही है? क्योंकि ईरान ने जिस अंदाज में रिस्पॉन्ड किया है कि ये ईरानियन सिविलियन आबादी नहीं थी, ये तो एक एतराफ़ भी है उनकी तरफ से कि कोई ईरानियन सिविलियन इस हमले के नतीजे में जाबहक नहीं हुआ है, बल्कि बलोच दहशतगर्दों के जो कैंप्स हैं उनको निशाना बनाया गया है। तो इस एतराफ़ी बयान के बाद आप देख रही है कि डी एस्केलेशन की तरफ मामला जाएगा, यानी टेट फॉर टैट हो गया, जो ईरान ने किया उसको उसका जवाब मिल गया, इसके बाद मामला आगे नहीं बढ़ेगा?
देखिए, जो ईरान ने किया उसका तो कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि 2 बच्चे शहीद हुए हैं, 3 बच्चियां जो है जख्मी हुई हैं। पाकिस्तान ने जो किया वो बहरहाल पाकिस्तान इसकी मालूमात ईरान से मुतअद्दिद बार ना सिर्फ शेयर कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान ने ये बात वाज़ेह करने की कोशिश की कि अफगानिस्तान के बाद अगर ईरान के कुछ इलाके ऐसे मिनहाज साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अहमद सईद। मिनहाज साहब, आप तक मेरी आवाज़ आई होप के बिल्कुल लाउड एंड क्लियर पहुंच रही होगी। सबसे पहले तो आपसे बड़ा सादा सा सवाल है कि जो कुछ हुआ उसके बाद पाकिस्तान ने लसो बड़ा बेफिटिंग रिस्पॉन्स दिया है ईरान को जवाबी हमले में। आप इसके बाद क्या देख रहे हैं कि मामला अब डी एस्केलेशन की तरफ बढ़ेगा, दोनों तरफ से रिस्ट्रेंट शो किया जाएगा या नहीं, अभी एस्केलेट होगी हालत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अपनी सॉवरेनिटी का जो चैलेंज हुआ था उसका भरपूर रिस्पांस दिया है और बगैर किसी कोलैटरल डैमेज के हमने ऐसे अनासर को वहां पे कला कमा किया जो पाकिस्तान के बलोचिस्तान में खास करके दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस होते थे, और वो ईरानी उनमें से एक भी नहीं है, कोई बच्चा नहीं वहां पे शहीद हुआ, जैसे कि ईरानियों ने हमारे 2 बच्चों को शहीद किया था। बट एनीवे जो हुआ सो हुआ। अभी पाकिस्तान और ईरान मुस्लिम उम्मा के 2 इंतहाई अहम मुल्क हैं, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त चूंकि बैलेंस आउट हो चुका, जो ईरान ने एक गलतफहमी की सूरत में यहाँ पे अटैक किया था, शायद वो पाकिस्तान की सोवरेनिटी को इराक और सीरिया समझ रहा था, उसको रिस्पॉन्स मिल चुका। अब इसको मजीद एस्केलेशन की तरफ जाने से रोकने के लिए मैं समझता हूं कि ईरान ने चूंकि इस कॉन्फ्लिक्ट का आगाज किया था, उनकी तरफ से एक इनिशिएटिव आना चाहिए कि जिसमें आपकी सियासी और सिफारती जितनी ऑप्शंस है उनके ऊपर बैठ के बातचीत करनी चाहिए। क्योंकि अगर दोनों ममालिक जो कि मुस्लिम उम्मा के इंतहाई स्ट्रॉन्ग फौज रखने वाले और एक नजरियाती ममालिक दोनों हैं, और एक अच्छे हमसाये ममालिक की तरह पिछले 76 सालों में थे, तो जो वैक्यूम अगर कोई क्रिएट हुआ तो उसमें जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं जिसमें कि इसराइल और इंडिया सर फहरिस्त है, तो उसको ऑक्यूपाई कर सकते हैं और मजीद गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। तो मैं समझता हूँ कि जितनी जल्दी हो बायलैटरल लेवल के ऊपर इसको टेबल पे लाना चाहिए, ताकि मजीद मुस्तकबिल में एस्केलेशन लेडर्स के ऊपर ना ऊपर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट तो अभी तक ईरान और पाकिस्तान की माबैन है, लेकिन बड़ा सादा सा सवाल है, ईरान ने जो इनिशिएटिव लिया एट दिस पॉइंट इन टाइम, वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है जिस वक्त ईरान की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है, आपको इसके मुहर्रकात क्या लगते हैं? देखिए, एक तरफ तो ईरानी सदर इब्राहिम रईसी आज से चंद माह पहले पाकिस्तान के दौरे पर आए, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ईरान में गए, पाकिस्तानी क़यादत जो सियासी क़यादत है वो ईरान के दौरे पर गई, यानी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स लगता है कि बढ़ रहे थे, मस्बत समत में बढ़ रहे थे। और उसके बाद खास तौर पे जो चाइना की मीडिएशन से सऊदी अरब और ईरान करीब आए तो उससे हमारे ताल्लुकात मजीद बेहतर हो रहे थे। लेकिन ऐसे मौके पर जब ताल्लुकात बहुत बेहतर थे, ईरान की तरफ से इस इनिशिएटिव की क्या मुहर्रकात हो सकता है? जी बिल्कुल, मैं क्विकली इसका एनालिसिस अगर करूं तो मैं समझता हूं कि इस वक्त इस इन हालात में, जबकि मिडिल ईस्ट के अंदर जो भी हालात चल रहे हैं, उसमें ईरान को दोस्तों की जरूरत ही ना कि दुश्मनी बढ़ाने की, वन, और सेकेंडली ईरान को जो है अपने माशी हालात के हिसाब से भी उनको इस तरह की मजीद दुश्मनी की तरफ नहीं जाना चाहिए था, और जो एक जो कॉज था फलस्तीनियों को, उसको भी खातर पर डेंट पड़ सकता है। इसके 4 मुहर्रकात मेरे एनालिसिस के मुताबिक हो सकते हैं कि ईरान ने ऐसी हरकत क्यों की। तो सबसे पहले तो ये कि जब हमें मालूम है कि गाजा का जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था तो ईरान ने बढ़ चढ़ के पोजीशंस ली थी, इसमें फिजिकल इसराइल के ऊपर अटैक करने की धमकियां भी शामिल थी। ईरान एक आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड मुल्क है, जो कि सारे जो बसने वाले लेबनान, सीरिया में कुर्द जो लेबनान इसके इराक के हैं और ईरान में, तो उसमें एक खातरख्वाह का नुमाया मुकाम था। किसी फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से उसकी इजारादारी शायद खतरे में पड़ सकती है। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर का जो रिस्पांस आया इन स्ट्राइक्स के बाद, तो उसने कहा कि हमारा मकसद पाकिस्तान की सोवरेनिटी को चैलेंज करना नहीं था, उसमें मुदाखलत नहीं था, बल्कि हमने तो दहशतगर्दों पर स्ट्राइक की है। और फिर कहा दिस हैड नथिंग टू डू विद द कॉन्फ्लिक्ट इन गजा, बल्कि उसने अमेरिका की तरफ रेफर किया कि उसकी जो 2 डिसीजंस है, एक इसराइल को सपोर्ट करना और दूसरा हूसीस के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमने इसलिए किया कि हमें पता था हमारा कॉमन जो है एजेंडा पाकिस्तान का और ईरान का ये टेररिस्ट है, हमने टेररिस्ट को हिट किया है। तो इस बयानिए के अंदर किस कदर जान है ईरान की? क्या आपको लगता है कि उसके बाद ये बैकफुट पर चले गए या अपना यू टर्न ले लिया? इस बयानिए में किस कदर जान देखते हैं आप ईरान की? देखिए, ईरानियंस ने जब ये हरकत की तो उनकी जानिब से ट्वीट किया गया एक फेक किस्म का, जो कि ये जो जद्दुल्ला का जो भी नई आई है वो अदल नामी जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ईरान बेस्ड है, उसकी तरफ ट्वीट हुई और फिर खुद ही खत्म हो गई। उनकी तरफ से ट्वीट ये भी आया
उस जल्दुल्ला वाले की जो जिसने अटैक किया था, मुझे एग्जैक्ट उसका नाम जैशुल अदल। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कहा जी गलती से तो हम पे अटैक करना था लेकिन हो पाकिस्तान पे गया। तो ये तमाम चीजें इस चीज को डायरेक्ट कर रही थी कि ये ईरानियन जो गवर्नमेंट है बेसिकली उनकी तरफ से एक एफर्ट है कि पाकिस्तानी गुस्से को जो है वो नीचे किया जा सके, लेकिन अपनी डिप्लोमेट जो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस है उसके लिए उन्होंने एक पोजीशन जरूर ली। यूएस या स्पेशली इंडियंस इस चीज को प्रेसिडेंस मानते हुए आजाद जम्मू कश्मीर पे अटैक बिल्कुल कर सकते थे एक हॉट परसूट की सूरत में, जैसे कि इंडिया का मूड भी नजर आता है और अप्रैल में लोकसभा के इलेक्शन भी हैं, तो हमने उस प्रेसिडेंस का इस्तेमाल करना जो कि 5 साल पहले इंडिया पहले कर चुका है और अभिनंदन को हमने फैंटास्टिक टी पिला के यहाँ से वापस भेजा, तो उस प्रेसिडेंस कोई जो अगर कोई गुंजाइश बाकी थी उसको भी खत्म किया है। अभी देखिए चाइना की तरफ से मीडिएशन की बात हुई, फिर सऊदी अरेबिया मीडिएशन की बात कर रहा है। डू वी नीड एनी मीडिएटर फॉर दैट, या फिर आपको लगता है कि दोनों ममालिक बायलैटरल रिलेशनशिप्स को और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स के जरिए से इसको डीएस्केलेशन की तरफ लेकर जा सकते हैं? क्योंकि अभी तक तो बॉर्डर सील है, दोनों तरफ से मूवमेंट को बंद किया गया है, फजाई निगरानी की जा रही है, बहुत कंट्रोल्ड है एनवायरमेंट वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर। तो आपको क्या लग रहा है कि डीएस्केलेशन हो जाएगी या सूरत हाल अभी बड़ी अनसर्टन है, गैर मामूली नौयत की है? देखिए इस वक्त अनसर्टन तो है, दो सॉवरन स्टेट्स ने एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक्स की हैं, जो भी रीजंस हो, एक किस्म की सॉवरेनिटी तो दोनों की चैलेंज हुई, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान ने रिटेलिएटरी डिफेंसिव स्ट्राइक की है, ना कि ऑफेंसिव। मैं अब जो आपका सवाल है कि क्या बायलैटरल होना चाहिए या मल्टीलैटरल, पाकिस्तान के 76 सालों में बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं ईरान के साथ। ईरान पहला मुल्क था जिसने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया था 65 वॉर 71 वॉर के अंदर, उन्होंने पाकिस्तान की साइडिंग की थी और हमारे कुछ जहाज वहां पे जो है वो गए भी थे, हम सब जानते हैं हिस्ट्री कैसे है। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। वजारत खारजा की तस्दीक के बाद फौज के शोबा ताल्लुकात आमा यानी ISPR ने भी एक एलामिया जारी किया जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान ने 18 जनवरी को अलसुब ईरान के अंदर कार्रवाई करते हुए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के ठिकानों को निशाना बनाया और इस हमले का हदफ वो अनासर थे जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। ISPR के मुताबिक इस कार्रवाई में खुदकुश ड्रोन, रॉकेट, मिसाइल और गोला बारूद इस्तेमाल किए गए, जबकि कोलेटरल डैमेज से बचने के लिए इंतहाई एहतियात बरती गई। शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक ऑपरेशन मर्ग सरबजार का ये कार्रवाई इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर की गई है। ईरान में निशाना बनाए जाने वाले ठिकाने BLA और BLF जैसी तंजीमों से मुंसलिक दोस्ता उर्फ चेयरमैन, इसी तरह बजर उर्फ सौगात, साहिल उर्फ शफक, असगर उर्फ बशाम और वजीर उर्फ वजी और दीगर दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल थे। बयान में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी मुहिम जोई के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान की फौज हमा वक्त तैयार है। ISPR का मजीद कहना था कि समझदारी का तकाजा यह है कि दोनों हमसाया बरादर मुल्क के दरमियान दो तरफा मसाइल बातचीत और ताउन के जरिए हल किए जाए। ईरानी जारहियत की दुनिया भर में खुलकर मजम्मत की जा रही है क्योंकि अक़वाम आलम ये जानते हैं कि ईरान की बात से खत्ते का अमन शदीद मुतासिर होगा। इसी मुतालिक अमरीकी तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं कि ईरान ने 3 हमसाया ममालिक की खुद मुख्तार सरहदों की खिलाफ वर्जी की है। ईरान खत्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर। ईरानी हमले के बाद मुल्क की तमाम क़यादत इस बात पर मुत्तफिक थी कि पाकिस्तान को ईरान जारहियत का मुनासिब जवाब दिया जाना चाहिए था और इसी मुताबिक आज पाकिस्तान ने इस कार्रवाई से पूरी दुनिया को यह बावर करा दिया है कि पाकिस्तान अपनी सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेगा। एक तरफ मगरबी सरहद पर सिक्योरिटी सूरत हाल इंतहाई कशीदा है, उस पर कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया गया है। दूसरी जानिब इलेक्शन कैंपेन भी जोरों शोर से जारी है। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने बाकायदा तौर पर प्रैक्टिकली अपनी कैंपेन का आगाज हाफिजाबाद से किया है। आम इंतखाबात में कामयाबी के लिए सियासी जमातों की मुहिम शुरू हो गई है, जिसका बाकायदा आगाज़ मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने कर दिया है। जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी और TLP की इंतखाबी कैंपेन भी जारी है, जबकि PTI की आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम सोशल मीडिया पर चल रही है। प्रैक्टिकली हफ्ते के रोज़ से इंतखाबी मुहिम का आगाज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी करने जा रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से आज हाफिजाबाद में पंडाल सजाया गया, जहाँ पर लीगी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने प्रैक्टिकली जो इंतखाबी कैंपेन है उससे पहली बार खिताब किया। बहुत सारे सवालात थे कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो अभी तक अपना इंतखाबी मंशूर नहीं दे सकी है, क्या आज लीगी कायद मियां नवाज शरीफ अपने पहले खिताब में इंतखाबी मंशूर को अनवेल करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने वही बातें की जिससे अगर अमूमी तौर पर यह कहा जाए कि वो जो सवाल पूछते हैं कि मुझे क्यों निकाला गया और फिर मुझे निकालने की वजह से अगर इस तरह ये तसलसल जारी रहता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इस क़यादत का, तो शायद पाकिस्तान एशियन टाइगर बन जाता। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ से जो मुख्तसर खिताब आज किया गया लगभग 4 में, क्या कहा गया, ज़रा उसकी एक हल्की सी झलक आपके सामने रखता है।
1990 में पाकिस्तान के अवाम ने मुझे पहली दफा अल्लाह के फजलो करम से वज़ीर आज़म बनाया। अगर ये खलल बीच में ना आता, बार बार गिरफ्तार ना किया जाता, जाली मुकदमात में उलझाया ना जाता, वज़ारत उस्मा से फारिग ना किया जाता, पाकिस्तान दुनिया में एक मुनफरिद मकाम हासिल कर चुका होता और वाकईतन एशियन टाइगर बन चुका होता पाकिस्तान। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज साहिबा ने भी हाफिजाबाद जलसे से खिताब किया। वो क्या कह रही थी, जरा वो भी आपके सामने रखता हूं। इन्होंने कहा था हम 28 मई वाले लोग हैं, हम 9 मई वाले लोग नहीं हैं। 28 मई वाले पाकिस्तान को संवारने वाले लोग हैं और 9 मई वाले पाकिस्तान की रियासत पर हमला करने वाले लोग हैं। मुल्क के अंदर सड़कों का जाल बिछाने वाले लोग हैं। 9 मई को उन्हीं मोटरवेज और सड़कों को इस्तेमाल करके मुल्क में आग लगाने वाले लोग हैं। 9 मई वाले 4 साल रहे और महंगाई का तूफान लाने वाले लोग हैं। अब लीगी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के बाद एक आइसोलेटेड कैंपेन दिखाई दी। पार्लिमानी बोर्ड्स के इजलास जारी रहे, 184 घंटे पर मुहित एक मुशावरत हुई, फिर टिकट्स की अनाउंसमेंट्स और सब। और आज जब मियां साहब प्रैक्टिकली इस कैंपेन का आगाज़ कर रहे थे तो बहुत सारी तवक्कुआत थी। अब इन तवक्कुआत पर किस कदर पूरा उतर पाए, सबसे पहले बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल सौरवर्दी साहब ने भी ज्वाइन किया है। मुज़म्मिल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज लीगी कायद मियां नवाज शरीफ की जो तकरीर थी, हाफिजाबाद जलसे से खिताब था, क्या इम्प्रेसिव था, आपको इम्प्रेस कर पाया? नहीं, मेरे ख्याल में वो शायद पूरा खिताब उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर पे गए और धुंध की वजह से हेलीकॉप्टर ने जल्दी वापस आना था और वो लंबा खिताब वहाँ कर नहीं सकते थे। फिर रात हो जाती तो ट्रैवल करना, पंजाब में सड़कें बंद हो जाती हैं, तो मेरे ख़्याल में वो वापसी की वजह से बहुत मुख्तसर ख़िताब किया उन्होंने। ये कोई जलसे का बाकायदा ख़िताब तो नहीं था कि वो जलसे का ख़िताब कहा जा सकता। मुझे लगता है कि वो मौसम की वजह से आज वो उन्होंने ख़िताब नहीं किया है। अच्छा, ये मौसम का जो बेनिफिट ऑफ द डाउट आप लीगी कायद को दे रहे हैं या वजह कुछ और है? क्योंकि प्रैक्टिकली अपनी इलेक्टोरल कैंपेन की जो बिगिनिंग है मियां साहब आज के जलसे से करने जा रहे थे, तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस भी थी। सबसे बुनियादी और सादा सा सवाल तो ये है कि नून लीग अभी तक कोई इंतखाबी मंशूर बेनकाब नहीं कर पाई। मेरा ख्याल है मंशूर तो तैयार हो गया है। मंशूर तो अभी बाकायदा कोई पीपल्स पार्टी ने भी नहीं दिया है और भी किसी जमात ने नहीं दिया है। तो अगले 2-3 दिन में सारी जमातों के मंशूर आ जाएंगे। मंशूर तैयार हो गया है और जो उसके मियां नवाज शरीफ ही उसको अगले 2 दिन में पेश करेंगे। और बहुत सारे जलसे हैं नवाज शरीफ के आगे, को 15-20-25 जलसे हैं। मरियम के 15-20 हैं, शहबाज साहब के हैं, हमज़ा के हैं। तो ये तो जलसों का एक लंबी लाइन है। अब 6 फरवरी तक रोज़ ही हमें सुनने को मिलेंगे सारे लीडर, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। या आखिरी 3 हफ्ते तो सब ने ज़ोर लगाना है, लिहाजा अब कैंपेन तो अपनी फुल स्विंग में आ जाएगी। देखिए, अब तो बयानिए की बात है ना, और हमारे यहाँ बयानिया बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसी पर वोटर सपोर्टर को कायल किया जाता है। मियां साहब जो बयानियाँ दे रहे हैं, देखिए बिलावल साहब के एज फार एज बिलावल्स मंशूर इज़ कंसर्न, तो वो तो 300 यूनिट बिजली की भी बात करते हैं, वो घर बनाने की भी बात करते हैं, वो यूथ कार्ड की बात भी कर रहे हैं, किसान हारी मजदूर को भी, मतलब इस तरह की बहुत सारी ल्यूक्रेटिव किस्म की ऑफर अपने वोटर सपोर्टर को दे के वो एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एज फार एज मियां साहब इज़ कंसर्न तो वो 90 से शुरू करते हैं और उसके बाद उन्हें क्यों निकाला गया, ना निकाला जाता, एक काइंड ऑफ एक सिंपैथी वेव दिखाई देती है। आपको लगता है कि नून लीग का जो इंतखाबी बयानिया है वो हमदर्दी होगी, सिंपैथी होगी जो अपने वोटर सपोर्टर से मांग रहे हैं वो? देखिए, नवाज शरीफ के लिए सिंपैथी तो मौजूद है ना, कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई है। इस बारे में तो कोई दो राय नहीं है कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई है और नवाज शरीफ को गलत निकाला गया, और नवाज शरीफ को 99 में भी गलत निकाला गया, 2017 में भी गलत निकाला गया, 93 में भी गलत निकाला गया। तो नवाज शरीफ को गलत निकालने की एक हिस्ट्री तो मौजूद है कि उन्हें कभी भी टेन्योर पूरा नहीं करने दिया गया। और अगर वो ये बात करते हैं तो वो कोई गलत बात तो नहीं करते हैं। बिलावल के पास तो ऐसी कोई हिस्ट्री मौजूद नहीं है कि बिलावल को कोई गलत निकाला गया है, बिलावल के साथ कुछ ज्यादती हुई है। बिलावल के पास तो उसके जवाब में अपनी वालदा या नाने की बात है करने के लिए, अपनी तो कोई बात नहीं है करने के लिए। इट्स अ फ्रेश बिगनिंग। जहाँ तक बिलावल की कैंपेन है, मुझे वो रेप्लिका लगती है इमरान खान की कैंपेन का। 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, इंसाफ कार्ड, जो कुछ पीटीआई ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में 2018 में 13 में किया है,
वो 24 में बिलावल करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में वो ये देख रहे हैं कि शायद इमरान खान की स्पेस ख़त्म हो गई है, वो स्पेस हासिल करने के लिए वो लबो लहजा और वही मंशूर लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। घर बनाऊंगा, नौकरियां दूंगा, 300 यूनिट तक बिजली दूंगा। फैक्चुअली मियां साहब इज करेक्ट कि उनको निकाला गया, उनकी हुकूमत का तसलसल बरकरार नहीं रहने दिया गया। फैक्चुअली दिस इज करेक्ट, लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम क्या वो अपने वोटर सपोर्टर को से वो ये सिंपैथी ले पाएंगे, या लोगों को ये बयानियां चाहिए, लोगों की एक्सपेक्टेशन यही बयानियां है जो लेकर वो आवाम में जा रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल में जब मंशूर सामने आएगा तो एक इकोनॉमिक रोड मैप भी सामने आ जाएगा। वो अभी उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं, उसके पॉइंट्स सामने नहीं आ रहे हैं। देखें, इसहाक डार साहब ने जो एक इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा कि हम टाइमलाइंस के साथ आ रहे हैं कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के साथ क्या किया जाएगा, लोन्स के साथ क्या किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मंशूर में बहुत फ़र्क होगा। पीपल्स पार्टी तो कोई लोगों को मुतवज्जो करने वाला मंशूर है, और मुस्लिम लीग नून का एक माशी बहाली वाला मंशूर होगा कि आगे माशी मसाइल का हल कैसे देना है। बिलावल की तकरीर में अभी कहीं हमें पाकिस्तान के माशी मसाइल का हल तो नज़र नहीं आता है। बिलावल ये तो नहीं बताते कि ये जो सर्कुलर डेट बढ़ रहा है बिजली चोरी की वजह से, वो इसको कैसे ख़त्म करेंगे। बिलावल गैस के सर्कुलर डेट का हल नहीं बताते हैं। बिलावल पीआईए के लॉसेस का हल नहीं बताते, रेलवे के लॉसेस का हल नहीं बताते, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के लॉसेस का हल नहीं बताते हैं। बिलावल सरप्लस जो हमारा डेट है उसको आगे के लेकर कैसे चलना है, अगले 1.5 साल में $26 बिलियन देना है, उसका कोई हल नहीं बताते हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आज तक कभी भी किसी ने हल तो बताया नहीं है। बुलंदोबांग दावे होते हैं, नारे होते हैं, ये कर दूंगा, और फिर वो वादों और दावों की फाइल जो है वो आप गलत कह रहे हैं। नहीं, 2013 में इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला लोड शेडिंग था। पीएमएलएन ने लोड शेडिंग के मसले को हल करने के लिए इलेक्शन लड़ा, उन्होंने रोड मैप दिया था, और फिर हमने देखा कि उन्होंने 4 साल में 10,000 मेगावाट बिजली लगाई भी। इस तरह हर 2018 का इलेक्शन करप्शन को ख़त्म करने का इलेक्शन था। जो इमरान खान ने करप्शन पर, वो नहीं करप्शन ख़त्म कर सके। मेरे ख्याल में 2024 का इलेक्शन पाकिस्तान के माशी बहाली का इलेक्शन है, और ये इलेक्शन लोग उसको वोट देंगे जो पाकिस्तान के माशी मसाइल का हल देगा। और मेरे ख्याल में सब मंशूर का इंतज़ार कर रहे हैं। ये इस दफ़ा मंशूर देना कोई आसान काम नहीं है। आपने अभी देखा था जब अनवर काकड़ साहब ने कुछ बिजली की रिलीफ देने की बात की थी तो आईएमएफ ने नहीं देने दिया था। आप ये मानते हैं कि 300 यूनिट बिजली इस वक्त आईएमएफ में जब हमने आगे जाना है तो वो मुफ्त देने का प्रैक्टिकली पाकिस्तान को इजाजत दे देगी? जी, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। बिल्कुल। आपको लगता है कि क्या तनख्वाहें डबल हो सकती हैं सबकी? यहाँ पर तो पहले वाली नहीं तनख्वाहें। सर, लास्टली एंड वेरी क्विकली मुज़म्मिल साहब, ये 8 फरवरी पे 2 सवालात हैं, $1 बिलियन क्वेश्चंस। ये एक तो 8 फरवरी को इंतखाब हो रहा है, और दूसरा ये कि वाकई ये जो वेव है मियां साहब की कि इज़ गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर, तो चौथीदार भी प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं मियां साहब। देखिए, बैटल ग्राउंड है पंजाब। फैसला पंजाब ने करना है कि कौन तख्त इस्लामाबाद पर बैठेगा, क्योंकि 141 सीटें तो पंजाब की हैं। तो जो पंजाब जीतेगा मतलब वही इस्लामाबाद के तख्त पर बैठ सकता है। तो आपको क्या लगता है, पीपल्स पार्टी पंजाब जीत रही है? आपको क्या लगता है पीटीआई पंजाब जीत रही है? जो पंजाब जीत रहा है वो इलेक्शन में आगे उसका इस्लामाबाद के तख्त पर बैठने का ज़्यादा इम्कान मौजूद है। वैसे तो 2 सूबे जीतने पड़ते हैं। बलूचिस्तान इस वक्त की सूबा है कि वो किसके साथ जाएगा। अगर सिंध पूरा पीपल्स पार्टी जीत लेती है, मैं कहता हूँ कराची भी पूरा जीत लेती है, केपी तकसीम हो जाता है, वहाँ आप देख लें क्या पावर्स हैं, तो फिर पीपल्स पार्टी कैसे हुकूमत बनाएगी? पंजाब तो जीतना ही पड़ेगा ना किसी पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए। आप मुझे ये बता दें कि 8 फरवरी को पंजाब जी कौन जीत रहा है? इंडिपेंडेंस जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेंगे ना जी। इंडिपेंडेंस किसकी झोली में जाते हैं, आपको नहीं लगता कि इससे भी कॉम्पोजिशन तब्दील हो सकती है? पंजाब के इंडिपेंडेंस पीपल्स पार्टी में क्यों जाएंगे? उन्होंने आगे पंजाब में सियासत करनी है,
वो ऐसी जमात में जाना चाहेंगे जिसकी पंजाब में कोई वोट बैंक होगा। मुझे नहीं लगता पंजाब के इंडिपेंडेंट अगर जीत भी जाएंगे तो उनकी चॉइस पीपल्स पार्टी होगी। ठीक, आपको वेव पाकिस्तान वैसे मुस्लिम तो लीग मुझे नून की कम तरफ जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक, मुझे तो इंडिपेंडेंट्स कम जीतते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए कि बल्ले का निशान नहीं है। ठीक सर, मेरा और सवाल बड़ा सादा सा था मिजान साहब कि पार्टी चलिए वोट के- पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है मेजॉरिटी में होती है, वजीर आजम नवाज शरीफ ही होंगे नून लीग से? बिल्कुल, कोई दो राय नहीं। ठीक, नवाज बहुत शरीफ ही वजीर आजम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कैसर शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शेख साहब बताइएगा, आज हाफिजाबाद जलसा हो गया, लीगी कायद नवाज शरीफ साहब ने इंतहाई मुख्तसर खिताब किया, अभी तक नून लीग अपना इंतखाबी मंशूर सामने नहीं ला सकी, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए, मंशूर की तैयारी में काफ़ी मेहनत हो रही है और एक दूसरे से मशवरा हो रहा है और जल्द ही मंशूर आ जाएगा, क्योंकि इलेक्शन तो अभी देखिए ये 2-3 दिन पहले टिकट फाइनल हुए और जिन लोगों ने नाम वापस लेने थे नाम वापस लिए, अभी इलेक्शन शुरू हुआ है। असल में ये इलेक्शन होता ही ये 3 हफ्ते का है और अब इलेक्शन का मंशूर भी बिल्कुल सामने आ जाएगा। ऐसा मंशूर होना चाहिए जो मुतफ़िका और सब मिलजुल के उसको टीम वर्क हो रहा है, काफ़ी मेहनत हो रही है उस पर। और आप वैसे तो मुस्लिम लीग के बारे में सब जानते हैं, क्योंकि पहली बार तो मुस्लिम लीग हुकूमत में नहीं आ रही, कई उसकी पास परफॉर्मेंस सबके सामने है और कंपैरेटिवली हमारी परफॉर्मेंस दूसरी नहीं, लेकिन आपने बहुत देर जो नहीं भी कर दी, पार्टी है, बाकी उनसे पॉलिटिकल बहुत अच्छी पार्टीज ने रही तो है। अपना मंशूर फ्लोट कर दिया है, जलसे भी कर रहे हैं बड़ा कंसिस्टेंटली, नून लीग ने देर नहीं कर दी? जी हाँ, मेरे ख्याल में कोई और सोच विचार हो रही है तो इंशाल्लाह जल्दी मंशूर सामने आ जाएगा। मंशूर बड़ा अहम होता है, लेकिन आप ये भी तो देखिए ना, मंशूर सिर्फ दे देना क्या हुआ, पहले रोटी कपड़ा मकान का भी तो मंशूर दिया गया था, उसका रिजल्ट क्या निकला? आज तक कितने लोगों को रोटी मिली? इस वक्त 9.5 करोड़ लोग 24 करोड़ में से गुर्बत की लकीर के नीचे हैं। ये तकरीबन 38% बनता है पूरी हमारी आबादी का। दुनिया में जो एवरेज है गुर्बत की लकीर बिलो पॉवर्टी लोग हैं वो सिर्फ 8% है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि हमने जो मंशूर दिया था रोटी कपड़ा और मकान, क्या उस पर अमल हो गया? एक और मंशूर दिया गया था कि 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां बनाएंगे, तो क्या वो बन गई? सिर्फ ये कह देना और बात कर देना तो काफ़ी नहीं है ना, मंशूर पे अमल भी किया जाए ना। तो हम इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा मंशूर हो जो काबिल अमल हो, जिसमें वाकई हम जो बात करें उस पर इलेक्शन में जाएँ तो उस पर अमल करें। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ मंशूर तो कह देना तो फिर एक कोई भी नारा है लगा दें आप, वो तो आपकी मर्जी है। ये बात आपकी दुरुस्त है कि प्रैक्टिकली जो मंशूर है वो बड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए और उसके ऊपर अमल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और लोग पास्ट परफॉर्मेंस भी देखते हैं। लेकिन आज भी लीगी कायद ने जो खिताब किया उसमें उन्होंने फिर वही सिंपथीज लेने की कोशिश की, जिसमें वो बताते हैं कि उन्हें क्यों निकाला गया, बारहा उनकी हुकूमत को डिस्टेबलाइज क्यों किया गया। तो क्या नून लीग फिर सिंपथी गेन करने की कोशिश कर रही है वोटर सपोर्टर से? देखिए, सिंपथी तो लाजमी हमारी हुकूमत को के इलीगली हम समझते हैं, आज तो तय हो गया ना, कोर्ट्स ने फैसला दे दिया कि गैर कानूनी तौर पे हुकूमत को हटाया गया जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, और एक बार नहीं 3 बार मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को हटा दिया गया। तो अब इलेक्ट होके आते हैं, पूरे लोगों से वोट लेके आते हैं, और जब कोई वजह हो कि भाई बेटे से आपने तनख्वाह नहीं ली, इस किस्म की वजूहत पे, तो हम अपने मुल्क के लिए ऐसी बात करें ना जो कि समझ भी आए और जो म्यार के मुताबिक हो। तो अगर ये सिंपथी तो हमें जरूरी है, और लेकिन कैसे रमेश साहब, बहुत सारे जो सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं वो अब भी नून लीग को और लीगी कायद को ये मशवरा दे रहे हैं कि जिस अंदाज में आप हुकूमत में आने की कोशिश कर रहे हैं, बईदस कयास नहीं है कि एक बार फिर आपको निकाल दिया जाए। देखिए, जिस अंदाज से हम तो अपना परफॉर्मेंस बता रहे हैं, लोगों को पता है, लोगों में पॉपुलर है। मियाँ नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाए तो जिस तरह उनको वेलकम किया गया, लाखों की तादाद में लोग आए उनको रिसीव करने के लिए और उनके रिसेप्शन के लिए, तो वो अंदाज शो कर रहा है जिस जगह भी मियाँ नवाज शरीफ जाएंगे, क्योंकि लोगों को पता है अगर जो सही वादे कर रहे हैं तो हमारी मुस्लिम लीग ने कर रहे हैं, जो परफॉर्मेंस है तमाम पार्टियों के सामने। अभी देखिए 10 साल जो है KPK में PTI की हुकूमत रही,
आप अंदाजा कर लीजिए वहाँ पे सेहत का देखिए, क्या हाल मैं है, ये वहाँ बात पे कर रहा हूँ कि तालीम का नून क्या लीग हाल अभी है। भी सुस्त है, अगर या बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है या उनको लग रहा है कि कैंपेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो लोग भी ये कह रहे हैं कि हवाओं का रुख पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ है और पूरी सपोर्ट के साथ, रियासती सपोर्ट के साथ आप इक़्तिदार में आ रहे हैं। तो मैं तो इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि फिर माजी जैसे तल्ख तजर्बात जिनका बार बार आप जिक्र करते हैं, ये नहीं, ये हो सकता है कि यही आपको फिर फेस करना पड़े। मैं 7वां इलेक्शन लड़ रहा हूँ कंसेक्टिव 93 से। मैं 7वां ये चंजोड़ से PMLN का यानी उम्मीदवार होने की हैसियत से इलेक्शन लड़ता हूँ। मुझे बताइए कि असल में जो कैंडिडेट्स होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 24 करोड़ लोगों का मुल्क है, कोई एक लीडर हर जगह नहीं पहुँच सकता। वही MNA या MPA लोगों के मुश्किलात में, उनकी तकालीफ को दूर करने के लिए डे टू डे मसाइल में पहुँचते हैं। तो हम तो उसमें ज़्यादा टाइम हमने लगाया है कि सही राइट जो है कैंडिडेट आने चाहिए, टिकट सही बंदों को मिले। अब हम कंपेन भी और अपने तौर पे लेकिन शेख साहब इस वक्त नून लीग के लिए तो सारी की सारी प्लेइंग फील्ड ही आपकी है। आपके पॉलिटिकल अपोनेंट्स लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, बट प्लेइंग फील्ड इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही के पास तो है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये क्यों ये कहा जा रहा है। यही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मेरे सामने तकरीर की कौमी असम्बली में और उन्होंने कहा कि 16 महीने की हुकूमत जो थी उसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब पीपल पार्टी के ज़्यादा वज़ीर आज़म उनके हमारे करीब थे और ये खुद बात उन्होंने की। और आज जब जैसे ही वो उहदों को और वजारतों से निकले हैं वो कह रहे नहीं जी हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। आप मुझे एक सादा से सवाल का जवाब दें सर, लास्टली वेरी क्विकली, कि इलेक्शन 2024 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किस पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट कंटेस्ट कर रही है? इस वक्त तो मेनली मुकाबला जी पीपल पार्टी के ही अगेंस्ट है। मैं तो ये समझता हूँ कि दो पार्टियों का इलेक्शन है और पंजाब में तो पीपल पार्टी की पोजीशन नहीं है। मैं तो वहाँ बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि पंजाब में तो पीपल्स पार्टी नहीं है। जो जमात पंजाब में थी आपको टफ टाइम दे सकती थी, आपने तो उसको बैटल ग्राउंड से उठा के बाहर फेंक दिया। ये हमने मसलन ये कोर्ट्स हम हैं क्या, हमसे क्या मुराद के ये जो कुछ हुआ है वो हमने किया है या मीडिया ने किया है? आप जरा बता देना। तो जो कुछ हुआ है वो ठीक हुआ है सर? कहेंगे कोई प्रूफ है तो वो दे देना कि इसमें मुस्लिम लीग का क्या कसूर है। 2018 में पीटीआई, अगर बल्ले का निशान नहीं मिला, 2018 में पीटीआई भी यही कहती थी कि मियां साहब को अगर डिस्क्वालीफाई किया है, पार्टी सदारत से हटाया, तो हमारा तो कसूर नहीं, कोर्ट्स ने किया है, तो वो जस्टिफाइड नहीं था। तो फिर आज क्या जस्टिफिकेशन हो सकती है? वो कहते थे नहीं, वो देखिए ना, वो तो सबके सामने आप लोगों ने बताना है ना, जो नजर आए आप बता दें। अगर हमें कोई स्पेशल फेवर हो रही है, हमारे हल्के में तो मेरे तरक्याती फंड जो जारी थे वो भी रोक दिए गए। अगर इतनी हमें फेवर दी जा रही है, इतने हम लाडले हैं, तो हमारे तरक्याती फंड जो कि असम्बली से पास हुए थे, जो 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 इशू हो चुके थे जिनके, वो मेरे, मैं अपने हल्के की आपको चंडियोट की मिसाल दे रहा हूँ, वहाँ फंड नहीं लगे और हमारे रुक गए। लोगों की गलियाँ, लोगों की सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, तालीमी जो स्कूल्स के काम, तो ये एक बात है कि फेवर हो। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि कहाँ आप कोई पर्टिकुलर बताए ना कि कहाँ फेवर हो रही है। और ख़ुद मियाँ और ख़ुद बिलावल भुट्टो साहब 16 महीने के बाद कहते रहे कि हमारे साथ ज़्यादा वज़ीर आज़म ने हमें फेवर की है। तो आज बात को जचती नहीं है ना। अगर आज ही वो शिकायत कर रहे हैं निकल के, जब हुकूमत में थे तो कभी शिकायत नहीं की। तो ये तो आपके सामने है सारी बातें। जिस तरह अगर कोर्ट्स ने फैसला दिया है, आप कहते हैं कि हमने कुछ किया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने कुछ किया है, तो बता दे बल्ले का निशान हमने छीना। वो उन्होंने अपने, उनका इंटर पार्टी इलेक्शन जो है वो सारा गलत हुआ। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब आपके वक्त के लिए। अहम इंतखाबी हलकों में आज हमारा इंतखाब हल्का N 127 है। 2018 में ये हल्का N 133 था। नई हल्का बंदियों के बाद ये 127 हो गया। इस हल्के का शुमार लाहौर के अहम सियासी हलकों में होता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो दौर के बाद यहाँ मुस्लिम लीग नून का कब्जा रहा। लाहौर से गुज़श्ता कई इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबाई कौमी असम्बली की कोई नशिस्त हासिल नहीं कर सकी और अब मुस्लिम लीग नून के गढ़ समझे जाने वाले इस हल्के में पीपल्स पार्टी ने अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को मैदान में उतारा है। इस हल्के से मुस्लिम लीग नून ने अपने एक नए खिलाड़ी अता तारड़ को मैदान में उतारा है। PTI के उम्मीदवार शबीर अहमद गुज्जर मैदान में है। शबीर अहमद गुज्जर को हुक्के का निशान अलॉट किया गया है। कौमी असम्बली के इस हल्के में 5 सूबाई असम्बली की नशस्तें, जिनमें PP 157, 160, 161, 162, 163 शामिल हैं। हल्का N 127 की कुल 9,72,000 की आबादी में से 5,27,000 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आम इंतखाबात 2024 के लिए जारी की गई हल्का बंदियों का जायजा लिया जाए तो इस हल्के का मरकजी हिस्सा टाउनशिप, ग्रीन टाउन, कोट लखपत, चुंगी अमरसदों की गुंजान आबादियों पर मुश्तमिल है। सिर्फ यही नहीं
इस इलाके में 2 गुंजान आबाद मसीही बस्तियां मरियम कॉलोनी और बहादुर कॉलोनी भी वाक़ हैं। कायद आज़म इंडस्ट्रियल एस्टेट भी इसी हल्के में है, जबकि मॉडल टाउन, जौहर टाउन और फैसल टाउन के कुछ इलाके भी हल्का NA 127 में शामिल हैं। 2 दहाइयों पर मुहित सियासत पर नजर सानी दौड़ाई जाए तो साल 2002 में जब परवेज़ मुशर्रफ के दौर में मुस्लिम लीग नून और इसकी क़यादत ज़ेर अताब थी और चौधरी बरादरान की मुस्लिम लीग काफ का दौरा था, आम इंतखाबात 2002 में इस हल्के से पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी मुंतखब हुए। उन्होंने काफ लीग के उस वक्त के उम्मीदवार अब्दुल अलीम खान और नून लीग के नसीर भुट्टा को शिकस्त दी थी। सन 2008 के इंतखाबात में नून लीग की क़यादत जलावतनी के बाद वतन वापस पहुंच चुकी थी और इस हल्के से नसीर भुट्टा ने पीपल्स पार्टी के डॉक्टर रियाज और काफ लीग के अब्दुल अलीम खान को शिकस्त दी थी। इसी तरह सन 2013 और 2018 के इंतखाबात में ये सीट नून लीग के पास रही। 2018 में मलिक परवेज़ ने यहाँ से 79,678 वोट लिए, 89,678 वोट थे। एजाज अहमद चौधरी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार 77,231 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर थे, जबकि TLP के मतलूब अहमद 13,235 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे और पीपल्स पार्टी सिर्फ 5,000 वोट हासिल कर सकी थी। परवेज़ मलिक की वफात के बाद ज़िमनी इलेक्शंस में शाइस्ता परवेज़ मलिक 46,811 वोट हासिल करने में कामयाब रही और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद असलम गिल 32,313 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के भारी वोटों की वजह से ही बिलावल भुट्टो ने इस हल्के का इंतखाब किया है और ये वो लाहौर का वाहिद हल्का है जहां से पीपल्स पार्टी का वोट बैंक मजबूत हो सकता है। इस हल्के में 2 बड़ी मसीही बस्तियां बहार कॉलोनी और मरियम कॉलोनी वाक़ हैं। उनका वोट फैसला कुन हो सकता है। अपने आप को लिबरल जमात करार देने वाली पीपल्स पार्टी के लिए इस वोट को समेटना बज़ाहिर आसान हदफ तो नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी मैदान में है क्योंकि जब ताहिरुल कादरी इस हल्के से जीते थे तो उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच में कहा था कि उनको 54,000 मसीहियों ने वोट डाला है। यहाँ 35 चर्च हैं और बिलावल ने इन चर्चेस के ओहदेदारों से मुलाकातें भी की हैं और उनसे हिमायत की दरख्वास्त भी की है। दूसरा बड़ा फैक्टर इस हल्के में मिनहाजुल कुरान का मरकज़ी सेक्रेटेरिएट का होना भी है। इसी हल्के से ताहिरुल कादरी खुद भी कामयाब हो चुके हैं, इसीलिए मिनहाजुल कुरान तंजीब का यहाँ असर रसूख है। इसी असर रसूख को भी पीपल्स पार्टी अपने हक में करती दिखाई दे रही है। गुज़श्ता दिनों में बिलावल ने मिनहाजुल कुरान का दौरा करके उनकी हिमायत हासिल की और सेक्रेटरी जनरल PAT खुरम नवाज़ गंडापुर ने अपने बयान में कहा कि पीपल्स पार्टी के लिए हमारी हिमायत इस हल्के में नजर आएगी। हमारी मुखालिफत सिर्फ नून लीग से है क्योंकि वो साने मॉडल टाउन में मुल्ज़िम है। यही वो फैक्टर है जिसकी वजह से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को यकीन है कि वो NA 127 से बिलावल भुट्टो जरदारी को पहले और फिर वज़ीर आज़म बनाएंगे। जब भी मैंने पार्टी का अलम उठा के किस तरफ मुंह किया है तो सारी पार्टी मेरे साथ चली है। आज भी सारी पार्टी पंजाब की हमारे साथ है। अलहम्दुलिल्लाह बिलावल को यहाँ से जितवा के MNA बनवाएंगे और उसको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। NA 127 में पार्टी पोजीशन और ग्राउंड रियलिटी आपके सामने रखी है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। आप तो रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।